नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो वनडे एग्जाम्स के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 7.7, तीसरा ऑप्शन 7.4 और चौथा ऑप्शन 8.4। इसमें सही आंसर होगा जो मनुष्य के रक्त का पीएच होता है वह 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच। जब पीएच का मान 7 होगा तो उदासीन कहा जाता है और 7 से नीचे होगा यानी 7 से कम होगा तो उसे अम्लीय कहते हैं, एसिडिक, और 7 से ऊपर होगा तो उसे बेसिक यानी क्षारीय कहते हैं। तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच होता है वह 7.4 होता है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। मनुष्य का जो बीपी होता है कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य की बीपी कितना होती है? तो पहला ऑप्शन इसमें है 110/120, दूसरा ऑप्शन 120/80, तीसरा ऑप्शन 120/90 और चौथा ऑप्शन 90/120। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वह होता है, कितना होता है? वह होता है 120/80। कितना होता है? 120/80 यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 120/80 यानी जो डायस्टोल होता है वह 80 होता है और सिस्टोल 80 होता है। जो ऊपर वाला, जिसे ऊपर की तरफ जो होगा वह 120 होगा। यह नीचे वाला जो होता है डायस्टोल, ऊपर वाले को सिस्टोल कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल 120 होता है और डायस्टोल 80 होता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, बीपी होता है, 120/80 होता है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है यानी 80 से नीचे हो जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब 120 के ऊपर बढ़ता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। इसको हम सिस्टोल बाई डायस्टोल के फॉर्म में देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पहला ऑप्शन तरल संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन पेशी ऊतक, तीसरा ऑप्शन तंत्रिका, चौथा ऑप्शन उपकला। जैसा कि आप जानते ही हैं, रक्त यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। रक्त कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा ऑप्शन धमनी, तीसरा ऑप्शन फेफड़ा, चौथा ऑप्शन वृक्क। रक्त का शुद्धिकरण का जो काम होता है वह वृक्क यानी किडनी में होता है। कहाँ पे होता है? रक्त के शुद्धिकरण का काम होता है किडनी में, जिसे वृक्क कहते हैं। किडनी को ही वृक्क कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कहाँ पे होता है? वृक्क यानी किडनी में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? पहला ऑप्शन 82 बार, दूसरा ऑप्शन 72 बार, तीसरा ऑप्शन 78 बार, चौथा ऑप्शन 76 बार। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। कितनी बार? मनुष्य के हृदय का जो स्पंदन है वह 1 मिनट में 72 बार होता है। कितना? 72 बार। कितने? 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 बार मनुष्य के हृदय का स्पंदन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? पहला ऑप्शन ए बी रक्त समूह को, दूसरा ऑप्शन ए रक्त समूह को, तीसरा ऑप्शन ओ रक्त समूह को और चौथा ऑप्शन बी रक्त समूह को। इसका सही आंसर होगा ओ, यानी जो ओ रक्त समूह होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है रक्त समूह ओ, जबकि ए बी सर्वग्राही होता है। ए बी कैसा होता है? ए बी एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही होता है। और यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल डोनर होता है वो रक्त समूह, वो यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता होता है। वो कैसा रक्त समूह है? सर्वदाता रक्त समूह है, यानी यूनिवर्सल डोनर है। किसी को भी, चाहे जिस ग्रुप को, कोई भी ग्रुप हो आपका ब्लड, उसे दान दे सकते हैं यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन त्वचा, दूसरा ऑप्शन वृक्क, तीसरा ऑप्शन फेफड़ा और चौथा ऑप्शन धमनी। यहाँ बात की जा रही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह होता है त्वचा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुने। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन हृदय में, दूसरा ऑप्शन अस्थि मज्जा में, तीसरा ऑप्शन लसिका में, चौथा ऑप्शन वृक्क में। इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन आमाशय से, दूसरा ऑप्शन अग्नाशय से, तीसरा ऑप्शन मुख से, चौथा ऑप्शन यकृत से। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुख से ही शुरू हो जाता है। जब भी बात की जाए भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है तो भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन टाइलिन, दूसरा ऑप्शन पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन ट्रिप्सिन, चौथा ऑप्शन काइमोट्रिप्सिन। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ध्यान रखें, यहाँ अंतःस्रावी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की। पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा ऑप्शन आमाशय, तीसरा ऑप्शन लार ग्रंथि, चौथा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब बात की जाती कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तब थायराइड हो जाता, जब अंतःस्रावी की बात की जाती तब थायराइड होता, लेकिन यहाँ बात की जा रही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? मनुष्य के शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन थायराइड, दूसरा ऑप्शन पिट्यूटरी, चौथा ऑप्शन स्पाइनल कार्ड और लास्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर के तापक्रम जो नियंत्रित होता है वह होता है हाइपोथैलेमस भाग से। हाइपोथैलेमस भाग से मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है।
इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। हाइपोथैलेमस भाग से मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन स्टेपिस, दूसरा ऑप्शन मेटाकार्पल्स, तीसरा ऑप्शन फीमर, चौथा ऑप्शन वर्टिब्रा। इसमें सही आंसर होगा स्टेपिस। स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, यह कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, यह कान में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। पित्त स्रावित होता है, पहला ऑप्शन हृदय से, दूसरा ऑप्शन आमाशय से, चौथा ऑप्शन आहार नाल से, तीसरा ऑप्शन आहार नाल और चौथा ऑप्शन यकृत। प्रश्न है पित्त स्रावित होता है यानी बाइल जूस कहां से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। पित्त स्रावित होता है यकृत से। कहां से? यकृत से पित्त स्रावित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन दमा, दूसरा ऑप्शन टीबी, तीसरा ऑप्शन डायबिटीज, चौथा ऑप्शन ये सभी। इसमें डायबिटीज सही आंसर होगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जबकि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। इलिशा बात कर रहे हैं। इलिशा परीक्षण किया जाता है क्षय रोग की पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए या टाइफाइड की पहचान के लिए। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इलिशा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। एड्स की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एड्स की पहचान के लिए इलिशा नामक टेस्ट किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शरीर में लौह यानी आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? पहला ऑप्शन रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन इनीमिया, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार पुनः सुने। शरीर में लौह यानी आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है शरीर में लौह तत्व की कमी से। याद रखना है आपको, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जॉन्डिस। पीलिया यानी जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन आमाशय, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत और चौथा ऑप्शन यकृत। पीलिया से लीवर प्रभावित होता है यानी यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, जिसे लीवर कहते हैं। जब भी बात की जाएगी पीलिया की, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से लीवर प्रभावित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 10 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन 12 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन 14 जोड़ी, चौथा ऑप्शन 11 जोड़ी। इसका सही आंसर होगा मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितना होती है? 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है। 12 जोड़ी को संख्या में क्या करेंगे? संख्या में ये 24 हो जाएगा। 12 गुणे 2 यानी 24 हो जाएगा। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 24। जोड़ी में देखें तो 12 जोड़ी यानी 24 होती है पसलियों की संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? पहला ऑप्शन कॉलरा, दूसरा ऑप्शन पीलिया, तीसरा ऑप्शन मलेरिया, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इसमें बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा ऑप्शन फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन गुर्दा, चौथा ऑप्शन प्लीहा। इसमें सही आंसर होगा प्लीहा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मक्खी, तीसरा ऑप्शन जू, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मच्छर। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है जो मलेरिया को फैलाता मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, लेकिन इसको फैलाता है मच्छर। बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। डेंगू बुखार है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है तथा कैसे मनुष्यों में पहुंचता है? पहला ऑप्शन फंगस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, दूसरा ऑप्शन वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, तीसरा ऑप्शन बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, चौथा ऑप्शन प्रोटोजोआ और मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो वायरस जनित है। कैसा है? वायरस जनित है। डेंगू बुखार कैसा है? वायरस से होने वाला रोग है और मादा एडीज मच्छर द्वारा मनुष्यों में पहुंचता है। किसके द्वारा? मादा एडीज मच्छर द्वारा मनुष्यों में पहुंचता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। डेंगू बुखार है जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है मादा एडीज मच्छर द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पहला ऑप्शन प्लेटलेट्स की, दूसरा ऑप्शन हीमोग्लोबिन की, तीसरा ऑप्शन शर्करा की, चौथा ऑप्शन जल की। इसका सही आंसर होगा डेंगू बुखार से मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार से मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, यानी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है डेंगू बुखार से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन आयोडीन, चौथा ऑप्शन फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। घेंघा रोग जिसे ग्वाइटर कहते हैं, यह किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से
यह रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, यानी कवक से होने वाला कौन सा रोग है? पहला ऑप्शन एड्स, दूसरा ऑप्शन गंजापन, तीसरा ऑप्शन टीबी, चौथा ऑप्शन मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा गंजापन, यानी बाल्डनेस। गंजापन रोग कवक की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से? कवक की कमी से। कवक की कमी से गंजापन रोग हो जाता है। जबकि एड्स वायरस द्वारा, टीबी बैक्टीरिया द्वारा, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं है? यानी इसमें बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। पहला ऑप्शन एड्स, दूसरा ऑप्शन डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन काली खांसी, चौथा ऑप्शन हैजा। इसमें सही आंसर होगा एड्स। एड्स वायरस द्वारा होने वाला रोग है, जबकि बाकी सभी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। इसमें बात की जा रही निम्नलिखित में कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं है, यानी एड्स जीवाणु द्वारा नहीं होता है बल्कि विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एड्स कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। पोलियो का कारण है? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु, तीसरा ऑप्शन कवक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु, यानी वायरस द्वारा। पोलियो कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। पोलियो वायरस जनित रोग है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसी से मिलता जुलता प्रश्न पीछे आ चुका है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर, ग्वाइटर कहते हैं। घेंघा नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न होगा इस श्रृंखला का। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में बनता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन विटामिन ई और चौथा ऑप्शन विटामिन के। इसका सही आंसर होगा वह विटामिन जो सूर्य से प्राप्त होता है उसे विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है। बात की जा रही है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनता है। कौन सा? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है। आशा है कि जो बातें आज हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।